ओके, तो आज हमारी जो क्लास है वो किस विषय पे है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। देखिए, आप में से कितने लोग एस्पायरेंट्स हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। तो जितने भी लोग, यदि आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैंडेटरी है ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्लियर करना। ठीक है, तो क्या होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू? आप लोगों ने इंटरव्यू के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? कितना टाइम लगता है एक इंटरव्यू में? एक इंटरव्यू में यूजुअली कितना टाइम लिया जाता है, कितना टाइम लगता है? 1 घंटा? ज़्यादा लंबा चल गया तो 3 घंटा? ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है ये आपका 4 दिन का इंटरव्यू होता है। कितने दिन का? 4 दिन का इंटरव्यू होता है। तो ये इंटरव्यू इतना ज़्यादा लंबा रखने की वजह क्या है? क्यों इतना लंबा इंटरव्यू रखा जाता है फौज में ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए? एनी आइडिया? एनीवन? किसी को कोई आइडिया है कि क्यों फौज में जब ऑफिसर के जो सिलेक्शन होता है उसमें 4 दिन का इंटरव्यू रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? हाँ, बारीकी से जांचने के लिए। हाँ है, प्रूफ। बैठ जाओ। ठीक है, तो बेसिक इंटेंशन क्या होता है कि देखिए, जब आप फौज में या एयरफोर्स में या नेवी में कहीं पे जाते हैं, ठीक है, दिस इज़ ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। आपका जो बेसिक इंटेंशन रहता है, आपका जो बेसिक काम रहता है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस एंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पूरे देश का नज़र आपके ऊपर रहता है, पूरे देश का भार आपके कंधों पे रहता है। और अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आपके नीचे हजारों जवान होते हैं। अगर आप एयरफोर्स के ऑफिसर हैं तो करोड़ों रुपए का एक एयरक्राफ्ट होता है। राफेल हो सकता है, सुकोई हो सकता है, Su-30 हो सकता है, मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यू आर हैंडलिंग थिंग्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आप नेशनल सिक्योरिटी, आप देश के आखिरी वो होते हैं। ठीक है, जब आपकी पुलिस हार जाती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हार जाता है। आपने देखा होगा कि इवन जब कभी कहीं कोई कुएं में बच्चा गिर जाता है ट्यूबवेल में तो फौज को बुलाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बाबा को अरेस्ट करना है तो फौज को बुलाया जाता है। आपने देखा होगा जब कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बुलाया जाता है। और वो कभी हारते नहीं है, वो जब भी जाते हैं तो प्रॉपर काम करके आते हैं और हमेशा जीत के आते हैं। तो इसलिए इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, इसके जो लीडर्स होते हैं, इनके अंदर वो क्वालिटीज़ होने की ज़रूरत है जो आपको वो रिजल्ट्स दे सके जो कि यूजुअली इम्पॉसिबल होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी आप लोगों ने एक किस्सा सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा। एक बार वो जो एक ट्रॉलीज होती है ना, जो ट्रॉली में जाते हैं, जैसे बमलेश्वरी माता में भी एक ट्रॉली है। ठीक है, वो ट्रॉली खराब हो गई, गिर गई, लटक गई। उसमें कई बच्चे, कई लेडीज़, कई लोग अटके हुए थे और उनकी जान खतरे में थी कि अगर वो वहाँ से गिर जाएगी तो सारे के सारे मर जाएंगे। उसमें एक हेलीकॉप्टर से एक मेजर साहब नीचे उतरे, ट्रॉली के अंदर गए, एक एक लोगों को रस्सी बांध के हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट किया और सबसे पहले बच्चों को इवैक्यूएट किया। और चूंकि अंधेरा हो गया, इवैक्यूएशन नहीं कर पाए, तो वो वहीं रुक गए बच्चों के साथ या जो भी सिविलियंस थे उनके साथ, अपनी जान खतरे में डाल के। और उन्होंने जब तक अगले दिन सुबह सबको नहीं निकाल दिया, सबसे लास्ट में वो खुद निकले। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपके अंदर हैं, ये देखने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ये प्रोसीजर इतना साइंटिफिक है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है। ये दुनिया की जितनी आर्मी है, जितने एयरफोर्स हैं, यदि फौज में आपको जाना है तो ये इंटरव्यू आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सारी एग्ज़ाम्स में अगर आपने रिटर्न निकाल लिया, मान लो आपने नीट का रिटर्न निकाल लिया, अभी नव्या शुक्ला ने निकाला नीट का एग्ज़ाम, वो डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन अगर आपने आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल लिया तो आप आईआईटी में चले जाओगे, एक आईआईटीएन बन जाओगे, पढ़ लिख करके पास होके, आज नहीं तो कल। लेकिन क्या एनडीए का रिटर्न एग्जामिनेशन निकालने के बाद आप ऑफिसर बन जाओगे? जी नहीं। उसके लिए आपको ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। और ये इंटरव्यू इतना टफ है और उतना ही ईजी है।
इसको मैं बेसिकली 3 स्टेप्स में आपको, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, किसी गोदी में बैठ जाओ। ठीक है, तो अगर आप ये इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसमें 3 चरणों में, 3 दिन में 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबसे पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 50% ऑफ द पॉपुलेशन वापस भेज दी जाती है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में ही आधी से ज़्यादा जनता घर चली जाती है। जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं उनके 3 अलग अलग दिन में 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आपका दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन आपका इंटरव्यू होता है, आप क्या बोल रहे हैं। और एक दिन आपका ग्राउंड टेस्ट होता है कि ग्राउंड में आप कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया आपका थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। क्या आप सोच रहे हैं, दिमाग में क्या है, क्या आप बोल रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, यदि आप समझदार हैं तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का पूरा मर्म इन्हीं 3 लाइन में है, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। अगर आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स सेम है, जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं, वही आप करते हैं, अगर इतनी कन्विक्शन और इतनी क्लैरिटी आपके अंदर है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज द ईजीएस्ट इंटरव्यू फॉर एनीवन। लेकिन आप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज नॉट फॉर यू। मतलब अगर आप सच्चे इंसान हैं, अगर आप अंदर वैसे ही हैं वैसे ही बाहर हैं, ठीक है, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आपके लिए है, आप बड़े आराम से उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप में छल, कपट, माया, झूठ, फरेब ये है, तो ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में आप पकड़े जाएंगे। और उसके कैसे कैसे तरीके होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि इसका फ्लो लाइन क्या होता है कि आपके कुछ एक टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टास्क इंडोर, जीटीओ टास्क आउटडोर, इंटरव्यू एंड द कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस होता है वो लास्ट डे में होता है। जब कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं तो उस वक्त तक आपके सारे टेस्ट हो चुके होते हैं और आइदर यू आर रिकमेंडेड बाय ऑल साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और यू आर रिजेक्टेड और a question mark has been put by any of them in any of the qualities। इसमें आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक की जाती हैं और ये 15 की 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक भी क्वालिटी में अगर आप लैकिंग हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है, किसी को मालूम है? किसी ने कहीं देखा है, सुना है? एनीवन? कम ऑन। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके स्कूल में लगा हुआ है? कहाँ लगा है? हाँ, क्लासरूम में भी लगा है, इधर भी लगा है क्या? शूटिंग रेंज में आपका जो आउटडोर क्लासेस चलती है वहाँ पे आप जो रैंप से चल के आते हैं वहाँ पे ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ लिस्टेड लगी हुई हैं। तो इसका मकसद क्या है, क्यों हमने लिख करके दीवार पे रखा हुआ है? तो ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं ये कोई बहुत डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वालिटी नहीं है। ये वो क्वालिटी है जो आपके अंदर, जो मेरे अंदर, हम सबके अंदर है। ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। ये वो क्वालिटी है जो आपके माँ बाप आपको बताते हैं कि आपके अंदर होना चाहिए, आपके टीचर्स आपको बताते हैं ये आपके अंदर होना चाहिए, आप जानते हैं कि ये आपके अंदर में है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, पहले इन द नेक्स्ट another 4, 5, 6 months I will take you through the प्रोसेस ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। हर प्रोसेस में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उसको कैसे करना है, एंड फाइनली आई विल टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स कि इसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है या कैसे अपने इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करना है ताकि आप उसमें सेलेक्ट हो सकें। देखिए, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जाने के लिए आपके पास में सिर्फ एनडीए ही नहीं है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो भी आप जा सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं तो भी आप जा सकते हैं, अगर आप मेडिकल वाले हैं तो भी आप जा सकते हैं। और आर्मी की सर्विस ऐसी है कि ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको पूरी मेडिकल बेनिफिट्स, पूरे रेजिडेंशियल बेनिफिट्स,
इतने ज़्यादा सुविधाएं हैं, इतना सब कुछ है, आपको पेंशन है, आप ही के लिए नहीं आपके फैमिली के लिए पूरी सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें रिजर्वेशंस हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा कोई सर्विस का मौका आपके लिए हो सकता है, और इतना आसान क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप नीट निकाल के डॉक्टर बनते हैं, MBBS करेंगे, MD करेंगे, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जब तक आप सेटल होंगे आपकी कम से कम 10 से 15 साल लाइफ निकल चुकी होगी। आफ्टर स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, 12th पास के बाद। IIT करते हैं, IIT करने के बाद आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, AI पे कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे, जब तक आपको जॉब मिलेगा, जब तक आप इस्टेब्लिश होगे लाइफ में, 10 से 15 साल निकल चुके होंगे। 10 से 15 साल में मैं मेजर बन के रिटायर होकर के बाहर आ गया था। ठीक है, आप जब 4 साल NDA के थ्रू जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट डे ऑफ द सर्विस आप जाते हैं तो आपकी जो स्टाइपेंड आ रही होती है, फर्स्ट डे ऑफ द सर्विस 30 lakhs आपके अकाउंट में क्रेडिटेड रहता है, जो स्टाइपेंड आपको ट्रेनिंग के टाइम पे मिल रहा होता है। अंडरस्टूड? तो इससे बेटर जॉब कोई हो सकता है, और इससे कोई आसान तरीका हो सकता है कि डॉक्टर बनने के लिए या IIT करने के लिए या कोई और चीज़ करने के अलावा आप इस तरीके से फौज में क्लास 1 ऑफिसर बन के एक लाइफ जो लीड करते हैं। जो 10 साल जो मैंने सर्व किया उसमें मैंने मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लद्दाख हाईएस्ट मोटरेबल पास में कर लिया, पैराट्रूपिंग, डाइविंग, अब पता नहीं क्या क्या गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉकी में मैं कैंडिडेट कप खेल लिया। ये सब कोई अपॉर्चुनिटी कोई एम्प्लॉयर आपको देता है क्या? कोई नौकरी के साथ आपको बोलता है कि ये सब भी करो, जाओ हवाई जहाज से जंप मार दो, जाओ तुम बाइक एक्सपीडिशन करके आ जाओ? डज एनी ऑर्गेनाइजेशन गिव यू ऑल दिस? ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई नहीं देता, और ये सब चीज़ों से आपकी लाइफ में, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत 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 जो आपको चेंजेस मिलते हैं। पूरी दुनिया हमने देख ली, पूरा इंडिया हमने देख लिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देख लिए, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, असम, देयर इज़ नॉट ए सिंगल स्टेट जो कि हमने नौकरी के दौरान नहीं देखा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें जो आपको मिलती हैं फ़ौज में, और इसकी जो तैयारी है उतनी कठिन नहीं है, इसका फोकस आपका होना चाहिए, इसका डेडिकेशन आपका होना चाहिए कि यस मेरे को ये करना है, और उस डेडिकेशन के साथ आपको रिटर्न निकालना है। इंटरव्यू की तैयारी मैं आपकी करा दूंगा। साथ ही साथ अभी जैसा आपने देखा होगा, एक कर्नल साहब आए थे देहरादून से, उनके साथ हमने सैनिक स्कूल के लिए टाई अप किया है। एक कर्नल साहब हैं अशोकन, जिनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। उसमें GTO टास्क और इंटरव्यू या ये सब चीज़ों को कैसे करना है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हम दिलाएंगे आपको, प्रोवाइडेड आप रिटर्न एग्जामिनेशन निकाल पाएँ। फौज में एक चीज़ है, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, SC ST OBC सब बराबर हैं। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप सेलेक्ट होंगे, आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? सो फार विथ मी एवरीवन? नाउ इसका जो पहला दिन होता है, जो मैंने बताया, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैं आई विल टेक यू थ्रू इट वेरी फास्ट, क्योंकि ये जनरली नॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में बेसिकली आपका देखा जाता है कि कितनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एज एन ऑफिसर जब आपको कोई सिचुएशन मिलती है, कहीं कोई प्रॉब्लम मिलता है, तो फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन योर हेड, इजंट इट? और जब वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन वर्कआउट कर लेते हैं, देन यू हैव टू कम्युनिकेट दैट टू योर ट्रुप्स कि ये प्लान है, इसको ऐसे करेंगे, तुम ये करेंगे, तुम वो करेंगे। वो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कन्विंसिंग पावर, वो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ये सब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब आपके बेसिक 15 OLQs हैं जो कि आपके अंदर चेक किए जाते हैं। उसमें स्टार्ट होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस जो है, जिसको मैं कहते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, ये कॉमन सेंस आपके अंदर है कि नहीं, कि किसी सिचुएशन में यदि 3 या 4 प्रॉब्लम एक साथ आ जाती हैं तो कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हैं, कैसे उसको एक साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे अपनी टीम को कम्युनिकेट करके वो पूरा एग्जीक्यूट करके आप बाहर आ सकते हैं। जैसे अभी आपकी फुटबॉल टीम गई थी ना, आप लोग जीत के आए ना, वहाँ से आए कि नहीं आए? तो फुटबॉल टीम जब गई थी तो वो कुछ प्लानिंग करके गई थी, कुछ एग्जीक्यूशन किया उन्होंने, कि सिर्फ वो क्लासरूम में पढ़ के गई और जाकर के जीत गई? जी नहीं, पहले उन्होंने ग्राउंड पे प्रैक्टिस किया,
मेहनत किया, और जब वहाँ सिचुएशन थी जब उनके ऊपर स्ट्रेस था, उनके ऊपर प्रेशर था, मेजर साहब ने बोला है हार के आओगे तो मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, तो वो प्रेशर के साथ वो खेल रहे थे। वो एक गोल लेके गए थे कि हमको जीत के आना है, और वो जीत के आए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो प्लानिंग ही नहीं, एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि कोई चीज़ अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो क्या आप वो गोल अचीव कर सकते हो, या बीच में ही छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, कहीं आप मैदान छोड़ के भागने वाले तो नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। तो स्टार्टिंग विद द इंटेलिजेंस, फिर आपके कई तरह के टेस्ट होते हैं जो इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसकी क्लासेस चलेंगी आपकी, सैनिक स्कूल में भी क्लासेस चलती हैं, और एनडीए क्लासेस में भी स्पेसिफिक इसकी क्लासेस मैं आपकी कंडक्ट कराऊंगा। सिलेबस इसमें जो होता है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट एंड बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स। ये मैं आपके इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ ना। जो रिटन एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया था दैट वाज सेपरेट। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में सबसे पहले दिन आपका फिर से ये बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में ये सारे टेस्ट होते हैं। अभी ये स्क्रीनिंग टेस्ट का सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया है। जब तक आप लोग एसएसबी में जाएंगे, अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट पहले होता था उसका सिस्टम टोटली चेंज कर दिया। आप कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा, आपको कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, कई सारी सिचुएशंस दी जाएंगी, यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट, और उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका सोचने का तरीका, आपका इंटेलिजेंस, आपका थॉट प्रोसेस, आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ प्रॉपर है कि नहीं है। अंडरस्टूड? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वेन डायग्राम हो गया, क्यूब्स एंड डाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स। आपने लॉजिक एंड रीजनिंग की क्लासेस की हैं अभी तक कोई, कि नहीं की हैं? किसी ने किया है लॉजिक एंड रीजनिंग का? ये एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करके बताइए। ये फोन जो है सेल फोन के लिए, कंप्यूटर है एग्जैक्टली, इट इज एज सिंपल। ठीक है कि नहीं? तो ये बेसिक लॉजिक है कि कोरिलेट करना और उसको बताना। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसे आपको टफ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया गया यदि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, डॉक्टर इज इक्वल टू व्हाट। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बहुत सिंपल होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। यू हैव टू बी रियली वेरी फास्ट, यू हैव टू बी रियली वेरी स्मार्ट। और ये समझिए कि उस वक्त आप पूरे देश से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। जो जितने बच्चे आए हैं वो पूरे देश के टॉपर्स हैं, रिटन एग्जामिनेशन निकाला है, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, उनके साथ आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज हो गई, इसमें क्या नेक्स्ट आएगा? तो इसी तरीके से कई क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने सैंपल्स यहाँ पे रखे हैं। डायरेक्शन टेस्ट में है कि आप इधर से निकलना शुरू किए, इधर चले उधर चले तो आप कहाँ पहुँचेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, कौन किसके बगल में बैठा है तो आप किसके बगल में बैठे हैं। सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये आप जो है सारे के सारे पजल्स और ये जो टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट, फिगर्स जो होती हैं कि अगली फिगर कौन सी होगी, इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आपके किए जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो दिमाग है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड नाउ दीज ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ए कंप्यूटर। पहले होता था कि ये सारे टेस्ट कंडक्ट होते थे, जैसे नॉर्मल टेस्ट आप और हम देते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो ये उस तरह के टेस्ट होते थे। बट नाउ द सिस्टम हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्यूटराइज्ड, सो नो फजिंग और नो चेंजेस कैन बी डन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पीपीडीटी। ये रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस था जो कि मैंने रफली आपको बता दिया है। अब आते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये क्या होता है? इसमें बेसिकली आपको एक हेजी सी पिक्चर दिखाई जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे अब ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, एवरी डे इज़ ए चांस टू लर्न समथिंग न्यू। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन है, तो यू कैन सी दैट पिक्चर, इजंट इट? आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल कि ये पिक्चर अगर आप देख रहे हैं कि इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने बॉय हैं और कितने गर्ल हैं? एक बॉय है, दो गर्ल हैं। ये क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। एक कोई लिख रहा है, एक कोई कुछ क्यूब व्यूब लेकर के कुछ बना रहा है,
है ना, एक वो मैं क्या है वो लेंस लेकर के कुछ देख रहा है, समथिंग समथिंग, ठीक है। कोई इसका सिर पैर नहीं है इस पिक्चर का, कोई सिर पैर है। अब मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर एक स्टोरी बनाइए, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट पिक्चर। अब इसमें सब लोग अपनी अपनी स्टोरी बनाइए, अपने मन में एक स्टोरी बनाइए। स्टोरी कैसे बनाएंगे आप? स्टोरी ऐसे बनाएंगे कि ये पिक्चर देखा आपने, ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो इससे पहले कुछ हुआ होगा, टीचर ने टास्क दिया होगा या मम्मी ने टास्क दिया है या इन लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि हम ये करेंगे, ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद इस पिक्चर पे आए और इसके बाद एक एंडिंग होगी कि ये लोग ने जो करने जा रहे थे पास हो गए, फेल हो गए, अच्छे से किए कि नहीं किए, बन गई स्टोरी, बन गई कि नहीं बन गई। अब इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन है? 2 लड़की और 1 लड़के, एक राम एक राधा और एक मे बी वट एवर नाम आप रख लो, सीता। ये लोग थे, ऐसा ऐसा हुआ, ये लोग ऐसा किया, ऐसा हो गया, बन गई स्टोरी सबकी। ये आपको बहुत कम समय मिलेगा, पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। अंडरस्टूड? तो किसकी स्टोरी रेडी है? हाथ ऊपर करो, वो अपनी स्टोरी बताएगा सबको। किसने बना लिया स्टोरी इसके ऊपर जैसा मैंने आपको गाइड किया है? एनीवन? सिंपल सी स्टोरी, एनी स्टोरी। यहाँ पे आपको उपन्यास लिखने के लिए या क्या कहते हैं कोई मूवी का स्टोरी लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा है। एक पिक्चर आपको दिखाई गई, जो दिख रहा है उसी के हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी है। इस स्टोरी में शाहरुख खान नहीं आ सकता, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, ऐश्वर्या राय, नो वन कैन कम इन दिस पिक्चर बिकॉज वो है ही नहीं, जो है उनके ऊपर बनाना है। चलिए हाय बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा, आ जाओ आगे आ जाओ, कम कम। तुमको तो वहाँ से पिक्चर ही नहीं दिख रही होगी। शाबाश, देख लिया था पहले से। हाँ बताओ, स्टोरी बताओ सबको। ओके ठीक है, और आगे क्या हुआ? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। शाबाश शाबाश, जाओ बैठ जाओ। देखिए बहुत अच्छा एफर्ट्स है पहली बार के लिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, क्या आप पिकनिक में जाकर के पढ़ाई लिखाई करेंगे? बताओ बेटा। तो यहाँ पे कुछ टास्क कर रहे हैं ना, तो स्टोरी कैन नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। परसेप्शन है, आपने जो देखा और परसीव किया, क्या आपके दिमाग में परसीव हुआ, दैट हैज़ टू बी एज पर करेक्ट एज पर द पिक्चर शोन टू यू। चलो एनीवन एल्स वांट टू मेक ए ट्राई? कोई भी? एनीवन? बोलो बोलो, कुछ भी बना दो यार, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। चलो सक्षम बताओ, बताओ बताओ, शुरू करो। नहीं, इसमें नाम भी बताओगे ना, बच्चे के नाम, ये है ये है ये है। हाँ वेरी गुड। तो फिर टीचर ने उनको एक इनाम भी दे दिया, चॉकलेट भी दे दी, स्पाइडरमैन भी दिखा दिया। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। ठीक है, दिस इज व्हाट इज यू हैव टू डू। अब देखिए मैंने अभी सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए, इजंट इट? सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए मैंने। एक आदमी ने पिकनिक पे भेज दिया, एक आदमी ने टीचर से कोई टास्क दिलवा दिया और पिक्चर भी दिखा दिया, स्पाइडरमैन तक चला गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब 2 आदमी की स्टोरी कितनी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? हमारा परसेप्शन डिफरेंट है। कोई भी चीज़ देख करके हर आदमी का परसेप्शन डिफरेंट होता है। जो एक दुखी आत्मा होगा वो किसी चीज़ को देखेगा तो दुखी हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया यार, क्यों यार। एक आदमी जो पॉजिटिव होगा किसी भी चीज़ को देखेगा खुश हो जाएगा, अरे वाह ये हो गया। ठीक है, इट इज़ द वे यू परसीव थिंग। कोई आदमी देखेगा, अरे यार आज फिर क्लास यार, आज फिर टेस्ट यार। दूसरा होगा, अरे वाह आज टेस्ट है, वेरी नाइस। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका परसेप्शन कैसा है वो चीज़ को देखने के बाद। अब अगर हमने ऐसे सब लोगों को बोला सब अपनी अपनी कहानी लिखिए, ठीक है, सब अपनी अपनी कहानी लिख लेंगे। अब इसके बाद ग्रुप में मैंने बोला कि ठीक है आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, आप बताइए कि इस कहानी में आप 5 लोग की कहानी आपस में डिस्कस करके एक बेस्ट कहानी निकालिए और बताइए हमको। तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? सॉरी ठीक से बोलो, क्या बोल रहे हो? हीट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, फिर पेपर लीक हो जाएगा, हिट हो जाएगा।
हिट नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए मैंने एक स्टोरी लिखी, ठीक है, आपने एक स्टोरी लिखी, आपने एक स्टोरी लिखी, 3 लोगों ने स्टोरी लिखी, अब तीनों की स्टोरी हमको डिस्कस करना है और टीचर को बताना है कि हम लोग अभी डिसाइड किए हैं कि मेजर साहब की जो स्टोरी थी बहुत अच्छी थी, हम सब लोग उसी को मान लेते हैं, हमारे ग्रुप की स्टोरी है। ऐसा करोगे तुम? नहीं करोगे, लड़ाई तलवार निकल आएगी, अरे नहीं मेरी स्टोरी होगी, तुम्हारी स्टोरी नहीं होगी। ठीक है, यही होता है इसमें पीपीडीटी में। पहले आपको पिक्चर दिखाई जाती है, फिर उसका सबको लिखने के लिए बोला जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करके एक स्टोरी के ऊपर आने के लिए बोला जाता है। तो एक जीडी भी हो गया आपका, स्टोरी राइटिंग भी हो गया। आगे चल के एसएसबी में देखोगे ये पिक्चर देख करके ऐसी स्टोरी आपसे 15-20 बनवाई जाती है, लास्ट स्लाइड ब्लैंक रहती है, उसमें कुछ नहीं रहता। ठीक है, वो जब आगे आएंगे तब मैं बताऊंगा। अभी इसमें आपने समझने की ज़रूरत है कि इसमें आपको देखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कितने एज के लोग हैं, ठीक है, कौन मेल है कौन फीमेल है, कितने कैरेक्टर है, मूड क्या है, खुश हैं दुखी हैं लाचार हैं बीमार हैं, ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, और एंड में क्या हुआ। अंडरस्टूड? एंड नाउ एवरीवन राइट्स दैट स्टोरी। अब ये मत सोचिए कि ये बेसिक छोटा सा टेस्ट है बस, इसमें आप देखा जा रहा है कि आपने क्या परसीव किया, सही परसीव किया कि नहीं। इसमें अमिताभ बच्चन तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो गलत है, आपका परसेप्शन ही कुछ यहाँ पे गड़बड़ है कि पिक्चर में है नहीं लेकिन आपको दिख रहा है। फिर आपने जो स्टोरी लिखी है उस स्टोरी के ऊपर आपने डिस्कशन किया, तो आपका टीम के साथ में व्यवहार कैसा है, टीम को कन्विंस करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अभी आप डिस्कस करेंगे नहीं मेरी स्टोरी के हिसाब से इसको होना चाहिए, तो क्या आप कन्विंस कर पा रहे हैं दूसरे को कि मेरी स्टोरी तेरी स्टोरी से बेहतर कैसे, मेरी शर्ट तेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, क्या आप कन्विंस कर पा रहे हैं? क्या आप पूरे टीम को लीड कर पा रहे हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखने वाले ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं वो देख लेते हैं, एंड उसके ऊपर वो सेलेक्ट करते हैं कि ये बच्चा स्क्रीनिंग टेस्ट पास है कि फेल है। ये इतने सिंपल टेस्ट होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट और एक ये पीपीडीटी। ठीक है, तो ये कंडक्ट मैंने आपको बता दिया कैसे कंडक्ट होता है। इस तरीके की एक हेजी पिक्चर दिखाई जाती है जिसके ऊपर स्टोरी लिखाई जाती है, डिस्कशन कराया जाता है, और उस दौरान आपको मार्क किया जाता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इसके कुछ टिप्स हैं। बेसिकली जब भी आप कहीं पे ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने ग्रुप से बात करेंगे, आप वो टीचर की तरफ देख करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। कहीं आप किसी के साथ डिसएग्री कर रहे हैं तो डिसएग्री करने में भी एक डिसेंसी होनी चाहिए, एक कल्चर आपका झलकना चाहिए कि किसी से मैं यदि डिसएग्री करता हूँ तो बहुत पोलाइटली डिसएग्री करता हूँ। इट शुड नॉट बी कि हम कॉलर पकड़ के लड़ाई करना शुरू कर दिए, या वी स्टार्ट रेजिंग आवर वॉइस, या वी स्टार्ट बिहेविंग इन ए मैनर कि हमारा बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ जस्ट ए टेस्ट, ठीक है कि नहीं? तो उसके चलते आप अपनी पर्सनैलिटी, आप अपना क्या कहना चाहिए, अपना जो रियल कैरेक्टर है वो आप नहीं शो कर सकते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सब लोग? और ये यदि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो पढ़ेंगे कल से, आप लोग ध्यान दीजिए क्या लिखी हुई हैं, क्या वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर में हैं कि नहीं है। और यदि मेरे को अंदर है, वो आपको सबको समझ में आएगा कि ये सब क्वालिटीज़ आप सब के अंदर है। उसमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि वीनस से या मार्स से या कहीं और बाहर के एलियंस की क्वालिटीज़ हैं। ये सब ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, वो सब क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। तो अगर आप उसके बारे में अवेयर होंगे तो आप उसको अपनी डेली की डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देखेंगे कोऑपरेट करना चाहिए, फिर आप कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। पहले आप लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे, फिर आप स्कूल के साथ कोऑपरेट करेंगे। स्कूल के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे? सीसीटीवी के तार जो है नहीं काटेंगे। अगर आप काट देंगे तो उसके पैसे, आपके पैसे फादर भरेंगे। ठीक है कि नहीं? तो क्या मतलब 50 रुपये का रिपेयर का आप 300 रुपये जमा करोगे? तो जो भी ऐसे तार काट रहे हैं, तुम काटे हो ना, इनका ये काटा है आयुष, इसके ठग मनी में डाल देना सक्षम के। ठीक है, आई कैन मेक आउट। तो इस तरीके के काम आप नहीं करेंगे। आप यदि क्वालिटीज़ वहाँ देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप होना चाहिए। देखिए, ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या आप डांट के डपट के अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाओगे? या अपने ग्रुप के साथ में अगर आप अच्छा जेल करते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, तब आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। क्यों अभिषेक?
कैसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाओगे? तो अभिषेक के पास तो बेचारे के पास एक ही तरीका है पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने को, पूरी क्लास को इन्फ्लुएंस करने को, इजंट इट? तो वैसे नहीं, आपका इतना एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, उसके पहले आपका ट्रस्ट होना चाहिए पूरे ग्रुप में। और वो ट्रस्ट कैसे बनता है? ट्रस्ट ऐसे बनता है कि किसी के आप कभी काम आ रहे हैं, कभी किसी को बली नहीं कर रहे हैं, हमेशा आप उसको हेल्प करना चाहते हैं, हमेशा आपका जो व्यवहार है बहुत प्लीजेंट रहता है, आपके जो तौर तरीके हैं, बात करने का ढंग है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल रहता है। ऐसा अगर आपका व्यवहार होगा तो हर कोई आपको मदद करना चाहेगा, हर कोई आपको लाइक करेगा। ठीक है, मुंह से नहीं बोलेगा कि आई लाइक यू, बट जब आपको ज़रूरत पड़ी होगी तो 10 लोग खड़े मिलेंगे आपको कि अरे मैं करता हूँ, मैं इसको हेल्प करूँगा, मैं इसकी मदद करूँगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? होता है कि नहीं होता है ऐसा? कुछ लोग होते हैं, जैसे आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो, कुछ लोग होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, तो उन्होंने कुछ हुआ नहीं, सब आ जाते रहे, इसको तो मैं बड़ी बनूंगा, इसको मैं ये करूँगा, इसको मैं हेल्प करूँगा, इसके लिए मैं खाना लेके जाऊँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको सब छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं कि नहीं अभिषेक? नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही आपको अपना व्यवहार बनाना है। वो OLQs अगर आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है। और यही 15 क्वालिटीज़ वहाँ देखी जा रही हैं। ये सब टेस्ट जो हैं ये सब मोह माया है। मोह माया मतलब इससे आपको जज किया जा रहा है, वही 15 क्वालिटीज़ देखी जा रही हैं। जो भी बैठा है, जो भी करा रहा है, पिक्चर बनवा रहा है, वर्ड्स लिखवा रहा है, सेंटेंसेस लिखवा रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, ग्राउंड के ऊपर आपको कुछ कुछ टास्क दे रहा है, सब जगह सिर्फ वो 15 क्वालिटीज़ देख रहा है। तो अगर वो 15 क्वालिटीज़ आपने डेवलप कर ली तो क्या आपको लगता है कि आप रिजेक्ट होगे कभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में? नहीं, क्योंकि वो बैठे हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए। आप वहाँ जा कर के अपने आप को रिजेक्ट करा देते हो। कैसे रिजेक्ट करा देते हो? आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि आर्मी में जा रहे हैं तो हम दिखाएं कि हम बहुत करेजियस हैं, हम बहुत फलान हैं, हम ढमकान हैं। कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे हो, बहुत अच्छे हो, वैसे ही सेलेक्ट हो जाओगे। बस ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अपने अंदर आत्मसात कर लो, अपने अंदर डेवलप कर लो। डेली सोचो, ये लिख के रखो अपनी कॉपीज़ में कि ये क्वालिटीज़ क्या मेरे अंदर हैं। डेली अगर आप डायरी लिखते हो या सोने से पहले सोचते हो, एक बार सोचो कि आज मैंने कौन कौन सी क्वालिटी डिस्प्ले करी, आज मैंने किसको हेल्प किया, किसके साथ कोऑपरेट किया, किसको मैंने हेल्प, क्या ग्रुप के लिए कुछ मैंने अपनी कंपनी के लिए या ग्रुप के लिए या क्लास के लिए या किसी फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा किया। ये क्वालिटीज़ अगर आप डेली छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे, ये एक दिन इतनी बड़ी पिक्चर बन जाएगी कि आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। यू गो एज यू आर नेचुरली, यू विल गेट सेलेक्टेड। और फौज में जाने के लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है। अब जैसे इसमें लिखा है कि आप हेल्प कीजिए वीक मेंबर को। यदि आपके साथ में कोई हॉस्टल में बंदा है, कोई बीमार है या कोई बोल नहीं पाता है या कोई लिख नहीं पाता है, पढ़ाई में वीक है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू मस्ट ट्राई एंड हेल्प योर बडी, योर फेलो पीपल। ठीक है, फौज का बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है टीम वर्क। जैसे आप लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, एज ए टीम खेलते हैं, एज ए कंपनी आप साथ में मूव करते हैं, एज ए कंपनी एक दूसरे की मदद करते हैं। वो जो बेसिक क्वालिटीज़ है वही बेसिक क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट द PPDT टेस्ट एंड द स्क्रीनिंग टेस्ट। पहले दिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं, यूजुअली मैक्सिमम लोग यहीं से घर भेज दिए जाते हैं, और इसके बाद जो रह जाते हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, इंटरव्यू अगले 3 दिन में होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमारे टाइम पे होता था स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मैक्सिमम पूरा इंटरव्यू हम दे के आते थे। फाइनल डे पता तो चलता था कि साहब लोग इधर और बाकी लोग सामान उठाओ और घर जाओ। लेकिन आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट में ही मैक्सिमम लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। और उसके बाद अभी आप स्टैटिस्टिक्स समझिए, नंबर्स समझिए। तकरीबन NDA का और CDS का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, अप्रैल एंड सितंबर। UPSC कंडक्ट करती है और इसमें तकरीबन 8 लाख कैंडिडेट्स एवरी ईयर एग्जामिनेशन देते हैं। उसमें से तकरीबन 8,000 लोग सेलेक्ट होते हैं जो कि ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। और इसमें से फाइनली कितने सेलेक्ट होते हैं? एनी आइडिया, एनी गेस? करेक्ट, 400-500। यदि दोनों बैच को आप मिलाते हैं, एक बैच में यदि 250 हैं
तो करीब 500 के लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो मतलब 8 लाख में से फाइनली ओनली 500 गेट सेलेक्टेड। 500 आउट ऑफ 8000, पूरे के पूरे बैच वापस चले जाते हैं। हर बैच में से 100 के बैच में से 1 या 2 सेलेक्ट होते हैं, कई बैच में वो भी सेलेक्ट नहीं होते। कारण क्या है? ये एक्चुअल बॉटलनेक है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। और ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, जो आप लिखी हुई हैं, जो आप अपने अंदर अभी सबकॉन्शियसली डेवलप करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो आपको ना मेरी ज़रूरत है, ना किसी कोचिंग की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है। आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। इफ़ यू आर प्लीजेंट, इफ़ यू आर डेयरिंग, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर टीम के साथ काम करने की क्षमता है, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में सेलेक्ट होने में। एनी क्वेश्चंस एनीवन? किसी का कोई सवाल? किसी को कुछ पूछना है? पक्का? चलिए लेट्स कॉल इट ए डे। कैसी थी पिक्चर आज स्पाइडरमैन? है बोरिंग? सॉरी